मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आधुनिक भारत में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया 1918 का खेड़ा सत्याग्रह के बारे में लास्ट पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे जो है 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे दूं कि आज से जितनी भी क्लासेस चलेंगी उसमें मैं आप लोग को बीच बीच में एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग उससे किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। इसमें सबसे पहला है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझने से पहले हम लोग 1919 में ही घटित एक घटना रॉलेट एक्ट, एक अधिनियम, एक कानून जो आया था उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। रॉलेट एक्ट एक कानून था जो अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में जो गतिविधियां हो रही थी, जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, स्वराज्य की जो मांग हो रही थी, उन क्रांतिकारियों को पकड़ करके उन्हें प्रताड़ित करना, उन्हें दंडित करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था रॉलेट एक्ट लाने के पीछे। अब ये रॉलेट एक्ट था क्या इसे जानते हैं? रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा गया। इसे काला कानून की भी संज्ञा दी गई। अब इसे ऐसा क्यों कहा गया इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो रॉलेट एक्ट जो लाया गया उसके तहत अंग्रेजों को अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर शक होता कि वो किसी संदिग्ध गतिविधि में लिप्त है, उसने कानून का को तोड़ा है, या मात्र शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जो है वो जेल में बंद कर सकते थे अंग्रेज इस रॉलेट एक्ट के तहत। यानी कि अपने फायदे के लिए और क्रांतिकारियों को जबरन जो है वो बंदी बनाने का काम जो है वो रॉलेट एक्ट के तहत किया जाने लगा। जब ये कानून पारित हुआ तो पूरे भारत में जो है विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को पूरे देश में हड़ताल की घोषणा की कि हर व्यक्ति जो है हर जगह पे, हर राज्य में हड़ताल किया जाए और हम अंग्रेजों के इस कानून के विरोध में बहिष्कार जो है आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, इस तरीके की चीजें जो है चलाएंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे इस कानून को वापस लेने। यानी यहीं से जो है गांधी जी ने असहयोग की नींव डाली। उन्होंने सत्याग्रह जो है करना प्रारंभ किया। उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को ही सत्याग्रह की घोषणा कर दी। लेकिन जैसे ही सत्याग्रह की घोषणा हुई उसके कुछ ही समय के बाद पंजाब, गुजरात, बंगाल आदि क्षेत्रों में जो है वो हिंसात्मक घटनाएं होने लगी। इन घटनाओं को देखकर महात्मा गांधी ने ये कहा कि अभी भारत की जनता जो है वो पूर्ण रूप से अहिंसा के लिए तैयार नहीं है। मैंने जो है सत्याग्रह का प्रारंभ करके हिमालय से भी बड़ी भूल की है। ये स्टेटमेंट जो है गांधी जी के द्वारा दिया गया था जब उन्होंने पहली बार सत्याग्रह जो है यानी पूरे भारत में पहली बार अगर कहा जाए तो बड़े पैमाने पर सत्याग्रह प्रारंभ करने के बाद गांधी जी को यह एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि लोग जो है वो अहिंसा के मार्ग पर चल करके स्वराज्य की प्राप्ति करें, ना कि हिंसा के मार्ग पर। यही कारण था कि रॉलेट एक्ट के विरोध में जो हड़ताल और सत्याग्रह चालू हुआ था उसे गांधी जी ने वापस ले लिया और यह सत्याग्रह यहीं पे रह गया। लेकिन रॉलेट एक्ट के तहत जिन क्रांतिकारियों को बंदी बनाया जा रहा था वो सिलसिला चलता रहा। उसमें किसी तरह का कोई कमी नहीं हुई, इनफैक्ट और कहा जाए तो बढ़ोतरी ही हुई। अब बात कहां पे आती है? रॉलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सतपाल एवं सैफुद्दीन किस्लू, ये 2 क्रांतिकारी थे पंजाब के। ये दोनों जो है जुलूस में प्रदर्शन कर रहे थे। कहने का मतलब है रॉलेट एक्ट के तहत जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसमें ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे। उसी दौरान इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो इसके विरोध में यानी उन्हें जो गिरफ्तारी हुई उनकी उसके विरोध में ही 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को 13 अप्रैल 1919
यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, जलियांवाला बाग का निर्माण महाराजा रंजीत सिंह के दरबारी पंडित जाला के द्वारा की गई थी, इसीलिए उसका नाम भी रखा गया था बाद में जलियांवाला बाग। इस बाग को निर्मित करने का श्रेय जो है जाला को जाता है। तो इस तरीके से 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है बुलाया जाता है सम्मेलन कि आप जो है आए, और वहां पे सम्मेलन का जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है। लगभग 5000 लोग उस जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं और उस पे चर्चा हो रही होती है। इसमें बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, बच्चे सब शामिल होते हैं। कहा जाता है कि उस समय, जो कि उस समय का तत्कालीन वायसराय आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर था तथा गोली चलाने का आदेश देने वाला जो सैन्य अधिकारी था वो जनरल आर डायर था। अब हुआ क्या, जब जलियांवाला बाग में इस तरीके का सम्मेलन बुलाया गया तो इसकी सूचना उस समय के तत्कालीन सैन्य अधिकारी माइकल आर डायर को पता चल गया। अब यहाँ पे दो नाम लिखा है, एक है आपका माइकल ओ डायर, दूसरा है जनरल आर डायर। ठीक है, यहाँ ओ है, यहाँ आर है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ओ डायर जो था वो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर था ये पंजाब का, और आपका आर डायर जो था वो सैन्य अधिकारी था। तो गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो आर डायर दिया था, ना कि ओ डायर। तो जब आर डायर को ये सूचना मिली कि एक जनसभा का आयोजन किया गया है जलियांवाला बाग में, तो वो अपने तोपखाना रेजिमेंट के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा और चारों तरफ अपने सैनिकों को पूरे जलियांवाला बाग को घेरने के लिए आदेश दे दिया। जलियांवाला बाग को घेरने के बाद उसने आदेश दे दिया गोली चलाने का, और लगभग 10 से 15 मिनट जो है लगातार गोली चली। कहा जाता है गोली तब तक चली जब तक हर एक बंदूक में एक एक गोली भी बाकी थी, यानी पूर्णतः जब गोलियां समाप्त हो गई तब जो है माइकल आर डायर जो है वहां से अपने रेजिमेंट को लेकर चला गया। अगर सरकारी आंकड़ों को हम उठाएं तो 379 जो है लोगों की मृत्यु हुई थी उस जलियांवाला बाग में, लेकिन बाकी और जो पुस्तकें हैं उसके अनुसार 1000 लोगों की मृत्यु और लगभग 2000 लोग जो है वो घायल हुए उस कांड से। अब जो है इतने सारे लोगों की हत्या इन लोगों के द्वारा की गई। जब ये बातें फैली तो जो सैन्य अधिकारी था आपका जनरल आर डायर और उसके जो सदस्यगण थे उन लोगों का कोर्ट मार्शल करके वापस लंदन जो है वो भेज दिया गया। जब उन्हें लंदन भेजा गया तो लंदन का सर्वोच्च सम्मान, ब्रिटिश का सर्वोच्च सम्मान जो था राष्ट्रीय सम्मान गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था आर डायर को। उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया और मॉर्निंग पोस्ट नामक एक अखबार पत्रिका थी लंदन की जिसने चंदा इकट्ठा करके 30,000 पाउंड जो है वो जनरल आर डायर को गिफ्ट किया। हमारे यहाँ पे अगर कहा जाए कि एक बच्चा पड़ोस वाले से झगड़ा भी करके आता है तो सबसे पहले बाहर वाले तो बाद में पिटते हैं, घर में सबसे पहले आके पिटाता है। लेकिन इन अंग्रेजों की अगर प्रवृत्ति देखे तो जो भारत में नरसंहार करके गया, हजारों हजार लोगों की हत्या करके गया, वो जब अपने देश वापस लौटता है तो उसे सर्वोच्च सम्मान और निधि जो है वो दी जाती है। अब जब आर डायर जो है उसका सम्मान हुआ, उसके बाद 13 मार्च
माइकल ओडायर जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, वो भी 1940 में लंदन में ही था, जिसके द्वारा यानी उधम सिंह के द्वारा माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती। अब ये संबंध क्या था उधम सिंह का कि उसने क्यों मारा ओडायर को, क्या कहानी थी? कहा जाता है कि जलियांवाला बाग में जिस दिन कांड हुआ था उस दिन उधम सिंह भी वहीं पे मौजूद और उन्हें भी एक गोली लगी थी जिसके कारण वो घायल हो गए थे, परंतु वो बच गए थे, जिंदा बच गए थे, उन्हें उनकी मृत्यु नहीं हुई। और इसी बात को लेकर 21 साल तक उन्होंने अपने मन में जो है उस व्यक्ति के प्रति घृणा पाल के रखी और जैसे ही उन्हें मौका मिला 1940 ईस्वी में ओडायर की हत्या जो है गोली मारकर कर दी। ये था आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड इतना नॉर्मल भी नहीं था जितना हम लोग पढ़ लेते हैं, चलो ठीक है इतने लोग मरे गए, मारे गए, इतने लोग घायल हुए। 1000 लोग काफी ज्यादा मारे गए। कहा जाता है मरने वालों में एक 6 सप्ताह का बच्चा था। जनरल आर डायर ने जब गोलियां चलवाई और उससे पूछा गया जब वो ब्रिटेन में गया कि आपने ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, तो उसने कहा भारतीयों को सबक सिखाना काफी जरूरी था, इसलिए मैंने ऐसा। बाद में भारतीयों के जोर की वजह से, भारतीयों की प्रेशर की वजह से ब्रिटिश सरकार ने इसकी जांच के लिए, इस कांड की जांच के लिए एक कमेटी बैठाई थी जिसे हंटर कमेटी का नाम दिया। इस कमेटी ने लगभग 7-8 महीने तक जांच पड़ताल किया और उसके बाद ये निश्चय किया, ये आदेश दिया कि जो सभाएं हो रही थी जलियांवाला बाग में वो एक विद्रोही सभा थी और जो माइकल आर डायर या सैन्य अधिकारी के द्वारा किया गया वो बिल्कुल सही था, क्योंकि वो लोग जो सभा कर रहे थे वो विद्रोह करने वाले थे और ब्रिटिश सरकार के लिए वो खतरा पैदा कर सकते थे, इसलिए उन्हें मारना अनुचित नहीं था। इस तरीके से हंटर कमेटी ने सारे गुनहगारों को बेगुनाह साबित करके उन्हें छोड़ दिया। बाद में कांग्रेस ने अपनी एक अलग कमेटी तहकीकाते हिंद कमेटी जो है वो इसकी जांच के लिए बिठाई, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने इस सिफारिश को ही खारिज कर दिया कि कांग्रेस किसी तरह का कोई कमेटी जो है वो नहीं बिठा सकती। हंटर कमेटी ने जो भी फैसले थे वो दिए हैं और जो भी था वो सब सही था। अब आप इसके खिलाफ जो है कुछ नहीं कर सकते। इसी समय यानी 1919 के जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड, जो जिसका अर्थ होता है सर, नाइटहुड की उपाधि जो है वो त्याग दी जाती है और सर शंकरन नायर जो कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कार्यरत थे, काम करते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था उस परिषद से। अब आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आते हैं उस पर चर्चा। सबसे पहला आपका इसमें डेट पूछ लिया जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो आपका माइकल ओडायर था। उस समय गोली चलाने का आदेश देने वाला अधिकारी, सैन्य अधिकारी कौन था, तो जनरल आर डायर था। इसके अतिरिक्त जलियांवाला बाग कांड के विरोध में किसने सर की उपाधि या नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एकमात्र व्यक्ति जिसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से जो है जलियांवाला बाग के विरोध में त्याग पत्र दे दिया, तो सर शंकरन नायर ने दे दिया। इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। जलियांवाला बाग जो है वो कहाँ है, तो अमृतसर में। माइकल ओडायर की हत्या किसने की, उधम सिंह ने की। कब की, 1940 ईस्वी में की। कहाँ की, लंदन में की। कैसे की, गोली मारकर की। यानी
आपका MCQ बनता है। इसी से संबंधित आपका रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में। ये क्या था? ये बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून क्या है? इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो आपको, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है आप पूछ सकते हैं। अगले क्लास में जो है हम लोग असहयोग आंदोलन और उसके आगे की बातें जो है वो चर्चा करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।